हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फुलवे होमो क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का जो एक सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ह्यूमन सेल, या आप सेल भी कह सकते हो। तो इसमें जो है हमने जो एनाटॉमी सब्जेक्ट है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री नोट्स मिल जाएंगे। प्लस उसमें आप हमें फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है ह्यूमन सेल, तो हम इसकी स्टडी करते हैं। बाकी जो है एक इंट्रोडक्शन क्लास जो है सेल की बेसिक इंट्रोडक्शन, तो वो मैंने पहले ही वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। और आज जो है हम नोट्स के थ्रू, जो लैंग्वेज है उसके थ्रू हम पढ़ने वाले हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वहाँ पे आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड इंस्टा सबका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर 2 है हमारा ह्यूमन सेल, तो सेल तो आपको बेसिकली पता होगा कि क्या होता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले उस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है सेल का। क्योंकि आप अगर उसको देख लोगे ना, तो आपको ये पीडीएफ आप खुद पढ़ोगे ना, तो आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगा कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, तो आप पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ही इसको देखिए। अगर आप सीधे डायरेक्ट इसे भी देखते हैं, तो आप केयरफुली बिल्कुल फोकस मूड में बैठिए और लिसनिंग कीजिए। ठीक है, या तो आप नोट्स कॉपी लीजिए, साथ साथ नोट्स भी बनाइए। तो फोकस मूड में अगर आप बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन सेल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो ह्यूमन सेल जो होती है वो होती है बेसिक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं। मतलब जो ह्यूमन की सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, जैसे अगर हम कभी घर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें सबसे छोटी यूनिट क्या चाहिए होती है, जैसे बजरी, सीमेंट, कंक्रीट वगैरह ना, तो रेता, ये चीज़ें क्या होती है, बेसिक होती हैं। तो ये ऐसे ही हमारे ह्यूमंस की क्या होती है, सबसे बेसिक यूनिट सेल होती है। ठीक है, सेल से ही मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई होती है। पहले सेल बनता है, फिर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये हम आगे को पढ़ते रहेंगे। तो सेल, इतना समझिए कि सेल क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद ही कह रहा है कि टाइप्स। ठीक है, सेल के क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। तो जिसमें प्रोकैरियोटिक जो होता है उसमें नो ट्रू न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, एग्जाम्पल बैक्टीरिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तो प्रोकैरियोटिक में क्या है कि ट्रू न्यूक्लियस का मतलब इसमें कोई न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता। पहले तो प्रोकैरियोटिक जो पाया जाता है वो पाया जाता है बैक्टीरियाज में। ठीक है, बैक्टीरियाज में पाया जाता है, और इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और अगर पाया भी जाएगा तो डेवलप्ड नहीं पाया जाता, मतलब कि फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए कह रहा है कि ट्रू न्यूक्लियस में नहीं पाया जा रहा है। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मतलब इसमें क्या होता है कि जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें कोई भी एक आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है, सब ऐसे ही अस्त व्यस्त रहते हैं, फुली मतलब अरेंज्ड नहीं रहते। तो एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया कह रहा है ये। ठीक है, फिर आता है यूकैरियोटिक, जो किस में होता है, एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में होता है, यानी हम लोगों में। ठीक है, हम में होता है, एनिमल्स में हम और मतलब ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों आ जाते हैं, और प्लांट्स में आपका ये पेड़ पौधे आ गए। तो इसमें कह रहा है कि ट्रू न्यूक्लियस, यानी इसमें क्या होता है, फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। हैज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और इसमें क्या होता है, हर एक मेम्ब्रेन पे अपना एक मेम्ब्रेन होती है, सॉरी, हर एक ऑर्गन पे अपनी एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो एग्जाम्पल में प्लांट आ गया और एनिमल सेल्स आ गया। जैसे कि मैंने बताया, एनिमल सेल्स का मतलब यहाँ पे आपका ह्यूमन्स भी आ गया और एनिमल्स भी आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेल का डायग्राम है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। और उसमें भी मैंने जो आपको बोल रहा हूँ कि पिछला जो वीडियो बना रखी है बेसिक इंट्रोडक्शन सेल की, तो उसमें मैंने पूरा समझा रखा है, इसमें भी थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ। तो इसमें जो है सबसे पहले हमारे ये आता है आउटर मेम्ब्रेन, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो क्या करता है, कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल वगैरह है, या कोई भी सब्सटेंस अगर अंदर आ रहा है, ठीक है, तो वो इसकी वजह से आता है, इस मेम्ब्रेन की वजह से। इसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये किससे बनी हुई होती है, लिपिड, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। बाइलेयर मतलब टू लेयर, फॉस्फोलिपिड के टू लेयर से बनी हुई होती है। तो ये क्या करती है, सब्सटेंस को इन एंड आउट करती है। फिर इसके अंदर एक जो ये आपको स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है, ये क्या रहता है, एक टाइप का फ्लूइड रहता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, जितने भी हमारे ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनल्स जो है ये इसके अंदर फ्लोट करते रहते हैं, यानी कि तैरते रहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये है। तो जो रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें डिफरेंस आता है। डिफरेंस क्या आता है कि रफ में क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जैसे आपको दिख रहा है ना इसमें डॉट डॉट, तो ये क्या है, राइबोसोम
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके ऊपर जो सरफेस है, सरफेस पे कुछ डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये क्या है, राइबोसोम है। कुछ देखो इधर भी गए हुए हैं राइबोसोम, तो ये क्या है, राइबोसोम है। और ये राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, और राइबोसोम इसकी हेल्प करते हैं। फिर सेकंड आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये क्या करता है, ये लिपिड बनाता है। लिपिड का मतलब एक तरह से ऑयली सब्सटेंस कह सकते हो, वो लिपिड रहता है, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है लिपिड बनाता है। फिर क्या होता है कि जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया और लिपिड बनाया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, तो इन दोनों जो प्रोटीन और लिपिड बनाया है वो जाके क्या होता है, गोल्जी अपैरेटस में स्टोर हो जाता है। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी से कहते हैं, गोल्जी अपैरेटस भी कहते हैं। तो गोल्जी अपैरेटस क्या आता है, जैसे पाइल और पाइल्स टाइप में अरेंज रहता है। मतलब कि जैसे अगर आप बहुत सारी प्लेट को इकट्ठा करके रख दो, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, इस टाइप से ये जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये प्रोटीन और लिपिड को स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद क्या करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई का मतलब है जो भी उसमें कमी है उस लिपिड और प्रोटीन में, उसको फुलफिल करेगा और फिर उस प्लेस में भेजेगा, मतलब उस लोकेशन पे भेजेगा बॉडी के अंदर जहाँ पे प्रोटीन और लिपिड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो गोल्गी अपैरेटस का काम ये होता है। उसके बाद आता है अ, जो मेन है वही हम पढ़ेंगे। इसमें अब न्यूक्लियस आ गया, तो ये बाहरी जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। उसके अंदर जैसे येलो कलर का फ्लूइड आप देख रहे हो, ये आप कह सकते हो कि न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियोली होता है, और इसे हम न्यूक्लियोलस भी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोली या न्यूक्लियोलस भी से कहते हैं। और ये तो आपका न्यूक्लियस आ गया, बाहरी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आ गई। तो ये फ्लूइड आप देख सकते हो, इसे कह सकते हो आप न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है, जैसे डीएनए, आरएनए, ये चीज़ें स्टोर रहती हैं, जो क्या होती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहती हैं, मतलब मम्मी पापा से अपने बच्चों में। तो ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बाकी इसमें एक लाइजोसोम पाया जाता है। लाइजोसोम क्या करता है, इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल या कोई बैक्टीरिया अगर ऐसी चीज़ें सेल के अंदर एंटर होती हैं तो लाइजोसोम क्या करेगा, उसको किल करने का वर्क करता है। ठीक है, तो किल कैसे करता है कि लाइजोसोम इसको अपने अंदर ले आएगा, उस बैक्टीरिया को। अगर कोई बैक्टीरिया आया और वो सेल के अंदर आ गया, ठीक है, अंदर आने के बाद लाइजोसोम क्या करेगा, उसको अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, अपने अंदर ले लेगा और उसको डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू किल करने की कोशिश करेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि बैक्टीरिया एक तो कभी कभी वैसे ही किल हो जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू किल हो जाता है। लेकिन कभी कभी अगर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पावरफुल है या लाइसोसोम उसको किल नहीं कर पा रहा है, तो लाइसोसोम उस बैक्टीरिया को किल करने के चक्कर में क्या होता है, खुद भी ब्रस्ट हो जाता है, मतलब अपना ये थैला जैसा जो होता है इसको फाड़ देता है। जिससे क्या होता है, सारे डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह पूरी सेल के अंदर चले जाते हैं और सेल डैमेज हो जाती है। तो लाइसोसोम को इसीलिए कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज लाइसोसोम या व्हाट इज सुसाइडल बैग ऑफ सेल, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लाइसोसोम है उसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। बाकी इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया आता है जिसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी बनाता है, यानी एनर्जी बनाने का काम करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारा पावर हाउस ऑफ सेल है। ये क्या करता है, एनर्जी बनाता है। जो ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होता है, ग्लूकोज क्या जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और वहाँ से एटीपी मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे क्या होता है, हम किसी भी काम को कर सकते हैं। अगर मैं बोल पा रहा हूँ तो किससे बोल पा रहा हूँ, मुझे एनर्जी मिल रही है इसीलिए बोल पा रहा हूँ। अगर हम कहीं जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, तो हमें जाने की जो एबिलिटी मिलती है, ठीक है, जो हमें शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, कैसे मिल रही है, उस एनर्जी से तो मिल रही है। तो ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, मतलब एनर्जी बनाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो इसमें हमने मेन जो है पढ़ लिए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। तो सेल का इंट्रोडक्शन तो हो गया, बाकी आप पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया उसको आप देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका। तो उसके बाद आते हैं फंक्शंस ऑफ सेल। ठीक है, सेल के फंक्शन हम पढ़ते हैं। बेटा देखो, अगर एग्जाम पर्पज से हम देखेंगे तो पूरा चैप्टर ही हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेल वाला चैप्टर हमारा पूरा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है। अगर आप एक दो बार वीडियो को वॉच कर लोगे अच्छे से, या एक ही बार में हम अच्छे से फोकस मूड में बैठ के आप अच्छे से पढ़ लोगे, तो हमारा जो सेल वाला चैप्टर है आपको ईजिली समझ में आ जाएगा और इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आता है एग्जाम में, डायग्राम भी आता है, नीट एंड लेवल डायग्राम करके सेल का डायग्राम आता है, तो आप डायग्राम भी पढ़ सकते हैं ईजिली, और साथ ही साथ आप ये नोट से पढ़ सकते हैं। तो फंक्शन है सेल का, स्ट्रक्चरल यूनिट, गिव शेप एंड सपोर्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, सेल बॉडी को एक शेप दे रहा है और बॉडी का सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, कैसे कैसे कर रहा है आपको पीछे समझ में भी आ गया होगा और आगे हम
चलते हैं तो आपको आगे समझ में आएगा। मतलब शेप का मतलब है एक तरह से बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है और साथ ही साथ सपोर्ट कर रहा है। फिर आता है फंक्शनल यूनिट, परफॉर्म्स ऑल लाइफ प्रोसेस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन। ये क्या कर रहा है, बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहा है, जिसमें क्या आता है ग्रोथ, ठीक है, बॉडी की ग्रोथ कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है और रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बन रही है उसको यहाँ पे रेस्पिरेशन कह रहा है ये, ठीक है। तो एनर्जी बनने की जो प्रोसेस है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन में ये कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया मेक एनर्जी फॉर द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या कर रही है, एनर्जी बना रही है, जिससे सेल के लिए या हम लोगों के लिए, सेल ही तो हमारे, सेल ही से हमारी बॉडी बनी हुई है, तो जिससे हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट, मूव सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। जैसे मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, जो भी सब्सटेंस है उनको इन एंड आउट कर रही है। फिर आता है प्रोटीन केमिकल प्रोडक्शन, मेक प्रोटीन एंजाइम हार्मोन्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है, एंजाइम बना रहा है, हार्मोन्स बना रहा है, लिपिड बना रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन स्टोरेज। जैसे मैंने बताया आपको कि जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, उसमें क्या आता है, जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है, जैसे डीएनए, आरएनए, तो यही कह रहा है कि स्टोर जेनेटिक मटेरियल। फिर आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में कह रहा है ऑल परफॉर्म्स ऑल केमिकल रिएक्शन ऑफ लाइफ, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो इसमें आपका जो एनाबॉलिज्म होता है और कैटाबॉलिज्म होता है, दो टाइप की प्रोसेस होती है मेटाबॉलिज्म में। तो एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि कोई स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, कोई स्मॉल पार्टिकल के साथ कोई दूसरा पार्टिकल ऐड हो रहा है और ये एक लार्ज पार्टिकल बना रहे हैं, ठीक है। दो स्मॉल पार्टिकल कह सकते हो आप कि ऐड हो रहे हैं और एक लार्ज पार्टिकल बना रहे हैं। फिर आता है प्लस कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो हमारा जो हमारा लार्ज पार्टिकल है, सॉरी, जो लार्ज पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, टूट कर, ठीक है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन होके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे हमारा फूड क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है और ब्रेक डाउन होके एनर्जी बना रहा है, तो क्या आता है कैटाबॉलिज्म में। तो कैटाबॉलिज्म में तो क्या होता है, एनर्जी बनती है। लेकिन एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जब स्मॉल पार्टिकल और स्मॉल पार्टिकल ऐड होते हैं और एक लार्ज पार्टिकल बनाते हैं मिलकर, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो कैटाबॉलिज्म में जो एनर्जी बन रही है वो एनाबॉलिज्म यूज़ कर लेता है। तो एनाबॉलिज्म का जो एग्जांपल है उसे हम प्रोटीन कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन होता है, जो अमाइनो एसिड होता है उसकी लॉन्ग चेन होती है, तो उससे क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल क्या होता है, प्रोटीन बनाते हैं। और कैटाबॉलिज्म में का एग्जांपल आप एनर्जी कह सकते हो, एटीपी, ठीक है। और फूड का बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। तो ये आपके जो ह्यूमन सेल है उसके जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं।